In the last class, we dealt with compensation management. Yes, in compensation management, we studied what is the definition of compensation management, what is the importance of compensation management, and what is the objective of compensation management. Right? Did you do the objective of compensation management? No, ma'am. No. Objectives. Then you write down that portion needs to be completed before you move on to salary structure. Write down objective of compensation management. Point number 1. Objective of compensation management. Point number 1, external equity. Point number 2, internal equity. Point number 3, cost control. क्या मैम? Cost control. Next point, motivation and satisfaction of employees. Motivation and satisfaction of employees. Next point, to obtain maintain and retain the employees in the organization. Okay, written all the points. आगे मैम? हो गया? ये सारा पॉइंट्स लिखा. एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट कंट्रोल, देन मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन. तो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, इसका क्या मतलब होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा लास्ट क्लास में. इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्टिव इज द पर्पस ड्यू टू व्हिच समथिंग इज made or something is brought in due to certain objective. जैसे compensation management का क्या objective है? मतलब ये किस पर्पस के लिए बना है? कॉम्पेंसेशन को बनाना या कॉम्पेंसेशन पैकेज को ऑर्गेनाइजेशन में सही बनाना विद अ गुड कॉम्पेंसेशन पैकेज, इसका क्या यूज होता है, किस किस रीजन से? फर्स्ट पॉइंट यू रोट एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है ना? एक्सटर्नल इक्विटी. यस मैम. एक्सटर्नल इक्विटी का क्या मतलब होता है? देखो, अभी तक जितना समझे हो उस बेसिस पे बताओ. 3 आईटी की कंपनीज का नाम बताओ जो कॉम्पिटिटर्स हैं. बताओ. विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा. वेरी गुड. चलो, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा तुम्हारी बताई हुई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल कि एक सिस्टम इंजीनियर करके एक पोस्ट आता है आईटी कंपनी में, जिससे मोस्टली जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वो इसी पोस्ट के लिए होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से. अगर ये मान लो कि सिर्फ मान लो कि 30,000 टीसीएस पे करती है अपने एम्प्लॉयज को सिस्टम इंजीनियर के पोस्ट के लिए, विप्रो 20,000 पे करती है और टेक महिंद्रा 40,000 पे करती है. इसको कितने डायमेंशन से समझ सकते हो ये बताओ. क्या मैम? इस बात को कितने डायमेंशन से समझा जा सकता है? आप क्या 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 समझ में आता है इस बात से? मैम ये अलग अलग कंपनी कर रही है मैम, पे कुछ ज्यादा कर रही है, कुछ कम कर रही है मैम, कुछ उससे भी कम कर रही है. तो उससे क्या होगा? उससे मैम ये होगा कि जो हमको ज्यादा कंपनी में ज्यादा पैसा मिल रहा है उसी में ना काम करेंगे मैम. ठीक है, आपने ये एम्प्लॉय के हिसाब से बोला. अब आप थोड़ा एम्प्लॉयर के हिसाब से सोचिए, क्योंकि आप एक्सटर्नल इक्विटी पढ़ रहे हैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में, इसीलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू आप एम्प्लॉयर का भी दीजिए. बताओ पल्लवी, सोच के बताओ.
मतलब मैम एम्प्लॉय के ओपिनियन से मैम। एम्प्लॉयर, कंसिडर योरसेल्फ एम्प्लॉय। एज एम्प्लॉयर। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप, मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि आपको एक्सटर्नल इक्विटी समझा रहे हैं, है ना? यस मैम। एक्सटर्नल इक्विटी कॉम्पेंसेशन का, यानी कि आपका पे पैकेज ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें एक्सटर्नल इक्विटी का कॉम्प्लायंस हो। इसका मतलब ये होता है कि जब सिमिलर टाइप के पोस्ट के लिए मार्केट में जब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो 19-20 ही होना चाहिए। इट शुड बी एट पार, मतलब मिलता जुलता होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मिनिमम 1000-2000 का डिफरेंस एग्जांपल में मैम। मिनिमम डिफरेंस। अब 1000-2000 नहीं बोलेंगे। सी, ऑर्गेनाइजेशंस दे डू पे डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी जिनकी है। ज्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। यस लेकिन मैम। इफ यू टॉक अबाउट समथिंग जनरली, का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर वो आपके कॉम्पिटिटर्स हु आर इन द मार्केट उससे आपका सैलरी एट पार नहीं है, ठीक है, अगर वो एट पार नहीं है, तो people will be reluctant to join your organization, है ना? क्योंकि सैलरी को इनडिस्क्रिमिनेटली बढ़ा नहीं सकता है एम्प्लॉयर। सैलरी इज अ वेरी बिग कॉस्ट borne by the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मनी सैलरी देने में जाती है। और ये आपको ये लगता है कि किसी एम्प्लॉय को 4000 अगर ज्यादा मिल गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बट आप जब सारे एम्प्लॉयज की के लिए उतने पैसों का कैलकुलेशन देखेंगे तो वो बहुत हैवी अमाउंट में रिजल्ट करता है, समटाइम्स इन लैक्स एंड लैक्स। तो वो उसके बजट में भी आना चाहिए, है ना? इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होता है कि कोई सैलरी अपनी बहुत बढ़ा दे। हम आगे पढ़ाएंगे सैलरी स्ट्रक्चर में कि सैलरी लगभग सेम रखनी होती है, इसीलिए बेनिफिट्स बढ़ाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना? अगर वो बेनिफिट्स बढ़ा सकते हैं देन दे विल इंक्रीज द बेनिफिट्स टू रिटेन द एम्प्लॉयज, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। बट आप जब अपना कॉम्पेंसेशन पैकेज डिफाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू मस्ट पे अटेंशन टू इट दैट इट इज विद एक्सटर्नल इक्विटी। Okay, external equity means that it should be at par with what your competitors are paying in the market. It is only then that the people will be willing to join your organization, है कि नहीं? Next point, what was the next point? Internal equity. Internal equity. Internal equity means just like external equity. Equity means what? The root word will be equal. So like internal equity also, people should be satisfied with their salary. Okay, and the salary should be in commemorating the skills and labor required for that job. ऐसा ना हो कि कम स्किल वाली जो पोस्ट है उसकी सैलरी ज्यादा हो और ज्यादा स्किल वाली जो सैलरी है उसका सैलरी कम हो, ठीक है? दिस इज इंटरनल इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट, Cost control. cost control. Okay, see, as I already told you that compensation management is a very effective HR tool for controlling cost of the organization. A major part of money of the organization goes in paying salary to the employees. Therefore, they cannot indiscriminately go on increasing the salary. Neither they can pay salary which is not at par with the market. In that case, they need to have a check on the amount of money they are paying to the employees. Okay, and because that is a very huge cost incurred on their budget. So cost control is one of the objectives of compensation management. It has to be very logically defined in order to have a proper cost effect on the organization. Understand? Next point. Motivation, and satisfaction. satisfaction of employee. Now, there is a very famous saying. The saying about compensation is, an employee
employee goes by what the organization pays rather than what the organization says. समझ में आई बात? मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है इससे ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या पे करती है. अगर आपके पास कोई कंपनी आए ज्वाइन करने के लिए और वो बोले कि हमारी इतनी जगह ब्रांच है, हमारा इतना टर्नओवर है, वी आर डूइंग सो गुड इन मार्केट, वी आर राइजिंग सो हाई, और फिर वो आपको पेमेंट बहुत कम करे, एवरेज से बहुत कम, आपको कोई फर्क पड़ेगा कि वो कंपनी कितनी अच्छी है? नो नो. अच्छा, will you be demotivated to work or not? यस मैम. Yes. And even if you join that organization, will you be working in a satisfied condition? Will you be psychologically satisfied to work in that organization? Tell me. Will you be satisfied to work in that organization? नो. No. So this is what I was telling you, that for motivation and satisfaction of the employees, it is very important that the salary processing of an organization should be correct and up to the mark, at par with the skills they are hiring for the posts. Okay, the better the salary paid for an organization, the more motivated employees you will find to work in that organization. Obviously अगर आपको ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट मिलता है, अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने से सैलरी बढ़ती है, आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, then you will be willing to work harder, right? Next point. To obtain, maintain, retain the employee of the organization. Okay. मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से बताया कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अभी जॉब ऑप्टेन नहीं, मतलब मैम. ऑब्टेन मतलब होता है प्रोक्योर करना, एम्प्लॉइज को लेना, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इन सब से. ऑब्टेन मतलब क्या होता है? टू गेट समथिंग. So in employees term it is getting the employees, recruitment. Okay. Say for example, you, okay fine, if even if you are not getting a job and you land up taking a job where you're not happy, you're not satisfied, what will you do? You will seek for other working opportunities or not? Tell me. You will go on seeking for other working opportunities. Yes. Yes. तो आपको मेंटेन और रिटेन करने का तो काम एचआर नहीं कर सकती है, नहीं कर पाएगी ना. अगर किसी कंपनी का कॉम्पेंसेशन पैकेज अच्छा नहीं है, सैलरी सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या होगा कि पीपल अगर वहां ज्वाइन कर भी लेते हैं, इवन इफ द एम्प्लॉइज दे जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल सून बी फाइंडिंग वेज टू सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. आज के डेट में ये हम तुमको प्रेजेंट डेटा बताते हैं कि एचआर को एक मेजर जो टास्क है, एक मेजर एचआर प्रॉब्लम में आता है एम्प्लॉइज का टर्नओवर. मतलब एम्प्लॉइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आते हैं, न्यू स्किल सीखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं. इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होता है. ठीक है, इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि व्हेन company hires you, when a company recruits you, it trains you, it brings you to the workplace. There also on the job training they give you, and when you learn the skills, you leave the organization. It is a loss for the recruiter because they have spent a lot on training you, on recruiting you, right? कोई भी कंपनी जब आपको लेके जाती है, चाहे वो whichever way से लेके जाए, कैंपस रिक्रूटमेंट हो या वॉक इन इंटरव्यू हो, there is a proper procedure of it and the company spends a lot on that. Okay, so if you come, then again you get hired and then you learn new skills, you are imparted with new trainings and then you leave the organization. तो this way organization को बहुत नुकसान होता है. इसीलिए अभी करंट एचआर ट्रेंड में एम्प्लॉइज को रिटेन करना एचआर का एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. अंडरस्टैंड दैट? So these were the objectives of compensation management. मैम इंटरनल इक्विटी एक बार फिर बता दो. एक्सटर्नल इक्विटी समझ में आया? यस मैम.
नहीं है, आई एम आस्किंग द वन हु आस्क्ड दिस यस क्वेश्चन। मैम एक्सटर्नल ना? समझ में आया। ठीक है, तो एक्सटर्नल इक्विटी का क्या मतलब हुआ कि you should be, your salary should be at par with what your competitors कंपटीटर्स are Yes, paying in the market। यानी मार्केट के रेट के हिसाब से आपकी सैलरी, आप जो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सैलरी डिफाइन करते हैं वो लगभग सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होगी Yes, तो क्या होगा? People will not be willing to join your organization। यस मैम। ओके, अच्छा, ये किसी को पता है कि किसी पोस्ट की के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए? ये कैसे पता चलता है? जैसे इतने सारे पोस्ट बनते हैं जॉब प्लेस पे, वर्क सबका प्लेस तो पे। अलग अलग रहता है मैम सैलरी स्ट्रक्चर। हाँ, तो कैसे पता चलता है, कैसे मालूम होता है कि सैलरी क्या रखनी चाहिए? वो तो एचआर डिसाइड करता है ना मैम। एचआर डिसाइड करता है? एचआर डिसाइड नहीं करता है, उसका एक तरीका होता है, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज, इट्स एन एचआर वर्ड, जिसको कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है फाइंडिंग द वर्थ ऑफ द जॉब। ठीक है, जॉब की वर्थ निकालना, यानी कि उस जॉब का इम्पोर्टेंस, उस जॉब, वो जॉब कितनी प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका वर्थ निकालना कि उसकी पेमेंट क्या होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है उसके लिए, जैसे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, और सॉरी मेंटल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, सेफ्टी एंड हैजार्ड कितना है जॉब में, क्योंकि जितनी ज्यादा स्किल रिक्वायर होगी जॉब में उतनी सैलरी उसकी बढ़ेगी। तो इंटरनल इक्विटी का यही मतलब होता है कि आपका जो जॉब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट शुड बी, योर सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी कमेमोरेटिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड इन दैट जॉब। मतलब जॉब में अगर ज्यादा स्किल्स हैं, ज्यादा मेंटल वर्क है, ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट है, या बहुत ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है, या मेंटल वर्क नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, कॉग्निटिव थिंकिंग नहीं है, तो उस जॉब की सैलरी बाकी स्किल्ड वर्क से ज्यादा। ठीक है, दैट वे एम्प्लॉय विल बी डिससैटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जाहिर सी बात है, सोच के देखो, अगर तुम किसी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, जिसमें ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा टीम वर्क है, डिसीजन मेकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग है, तो ये होगा कि नहीं कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन की सैलरी उसके लिए ज्यादा पे हो? यस मैम। होगा। यस मैम। हाँ, तो इसी को कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीथिंग? द यस मैम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ compensation management? यस मैम। Okay. यस See, 10 minutes, almost not 10 minutes, almost 10 minutes are left. Okay, you do one thing, you draw a chart in the of salary structure, and then I'll explain you half today and half in the next class. You do. Right, components of salary structure. Chart बना करके ऐसे लिखना. Just make a chart and draw 4 lines coming from that. Salary, ऐसे डाल दो, various components of salary. Just give me a moment. मैम 242 में क्यों ऐसा क्लास? नहीं 242 नहीं, आप लोगों का राइट डाउन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, बेस पे। Ma'am, repeat. बेस पे, BASEPAY, बेस पे। सेकंड पॉइंट, राइट, अलाउंसेस। अलाउंसेस। थर्ड पॉइंट, राइट, बेनिफिट्स एंड incentives. Benefits and incentives. Fourth point, right, rewards and recognition.
मैम रिवॉर्ड्स, रिपीट कीजिए तो। रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन. Okay. Okay. Now let's deal with the first point. देखिए ये पूरा, ये जो चारों चीजें आपने लिखी, ये कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का पार्ट है. यानी जब हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ सैलरी यानी सिर्फ मॉनेटरी चीजों को कॉम्पेंसेशन का पार्ट नहीं मानेंगे. जब हम कॉम्पेंसेशन बोलते हैं, जब आप सैलरी बोलते हैं तो जनरली आपके दिमाग में सिर्फ पैसा आता है, राइट? लेकिन जब कॉम्पेंसेशन हम बोलेंगे तो उस कॉम्पेंसेशन में सब कुछ आएगा. सैलरी का फाइनेंशियल पार्ट भी, बेनिफिट्स भी, बेनिफिट्स में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी, उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी, अलाउंस भी, इंसेंटिव भी, ये सब किसी भी कंपनी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का पार्ट आता है. यानी जब आप किसी कंपनी को जज करते हैं कि ये कंपनी कॉम्पेंसेशन कैसा देती है, तो हम इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उनको जज करते हैं कि हाउ गुड और हाउ नॉट गुड दिस कंपनी इज. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट. ओके, व्हाट डिड यू राइट द फर्स्ट पॉइंट? Base pay. बेस पे सी, यू राइट डाउन ब्रैकेट में ये लिखो फाइनेंशियल, ऑब्लिक देके मॉनेटरी. फाइनेंशियल एंड ऑब्लिक देके मॉनेटरी. अब समझो, देखो बेस पे का क्या मतलब होता है. बेस पे सैलरी का फिक्स्ड पार्ट होता है, ठीक है? आपको जो सैलरी मिलती है उसका फिक्स्ड पार्ट होता है, उसको कहते हैं बेस पे, राइट? दिस बेस पे अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करें, वहाँ सीटीसी होता है, सुना है? Have you come across this word? CTC? Okay, what is CTC? CTC Tell me just the full form. You just said yes. का मैं CTC का CTC full की मैं form? CTC हाँ, CTC ही. मैम फुल फॉर्म नहीं पता है. Anyone else? No, ma'am. Okay. CTC is cost to company. Write out. लिख लो. क्या फुल फॉर्म है? CTC is cost to company. Cost to company. So this was the full form. But what is CTC? CTC का मतलब होता है cost to company. मतलब अगर वो आपको हायर करती है और आपको एक CTC देती है, आपके ऑफर लेटर में CTC लिखा रहता है कि योर CTC विल बी 3.4 और 3.5 और 6.5. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपका टोटल खर्च जो उस कंपनी पे आ रहा है उसको कहते हैं CTC. मतलब वो कंपनी आपके ऊपर कितना पैसा खर्च करती है उसको उसको कहते हैं, उसको वो कंपनी मानती है कॉस्ट टू कंपनी. मतलब व्हाट इज योर कॉस्ट टू दैट कंपनी. ओके, ये जो बेसिक पे होता है, बेस पे में बेसिक पे आता है. बेसिक पे इज द फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ द सैलरी, जनरली फिक्स्ड कंपोनेंट फॉर लेवल्स. इस बेसिक पे अदर अलाउंस कैलकुलेट होता है, ठीक है? जब हम सीटीसी की बात करते हैं, आप समझिए इस बात को, सैलरी स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक से समझो, क्योंकि पेरोल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी, ठीक है? सो दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरोल मैनेजमेंट. जब आप बेस पे की बात करेंगे, बेसिक पे की, तो जो बेसिक पे होता है वो जनरली किसी भी कंपनी के सीटीसी का
50 to 60% होता है. That is generally 50 to 60% of the basic pay of any company. CTC. हाँ, नहीं, CTC is the full salary, not just the salary. वो CTC में और भी चीजें जैसे ग्रेजुटी बेनिफिट्स भी कभी कभी वो डाल देते हैं कि उनको आपको देने में इतना खर्च हो रहा है. CTC का मतलब होता है से जैसे कि अगर तुम कहीं ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे ऑफर लेटर में ये लिखा रहेगा कि योर CTC विल बी 4 लाख पर एनम. इस 4 लाख पर एनम का क्या मतलब हुआ? इस 4 लाख पर एनम का मतलब हुआ कि कंपनी सालाना को पैसा ना मैम. हाँ, सालाना मैम पैसे CTC मेंशन कहाँ पे होता है? ऑफर लेटर. तो मैम ऑफर लेटर मिलेगा तो मैम कभी भी तो मैम उसमें लिखा हो रहेगा. हाँ, लिखा रहता है. CTC का मतलब होता है अगर किसी CTC में लिखा हुआ है, CTC लिखा है ऑफर लेटर में कि योर CTC इज 4 lakhs पर एनम, का मतलब कंपनी को आपको हायर करने में 4 लाख पर एनम का खर्च हो रहा है, का खर्च है. समझ में आई बात? यस अब मैम. Yes, ma'am. इस CTC का जनरली जो है CTC का मतलब क्या, जैसे 4 लाख पर एनम का सैलरी का मंथली कितना कैलकुलेशन होगा? 33,000. 4 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो लगभग 33,000 रुपए आएगा. 33,000. अब इस 33,000 का 50% या 60% निकाल लो. ठीक है, कभी कभी ये 40% भी होता है, यानी ये 50 एक आइडियल हम मानते हैं, उसमें प्लस माइनस 10 हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ HR पॉलिसी ऑफ द कंपनी. अगर 40% है बेसिक सैलरी जो अभी आपने बेस पे लिखा, आप बेस पे में पढ़ रहे हैं, तो 33,000 का 40% बना लो, कितना होता है उतना तुम्हारा बेसिक सैलरी होगा हर मंथ का. और बाकी जितना जो कैलकुलेशंस होगा वो सब उसी के ऊपर कैलकुलेट होना शुरू होगा. समझ में आई बात? Yes, ma'am. Now when we talk about it in the public sector, private sector में DA नहीं होता है. आप में से कितने लोग DA जानते हैं? What is DA? क्या मैम? What is DA? You know the full form? DA मैम याद नहीं आ रहा, पता था. Okay. Dearness allowance? मैम महंगाई HR है ना. Hmm? HR है ना मैम. No. This is why I knew it. You don't know, but DA is dearness allowance. इसको कहते हैं महंगाई भत्ता. सुना है? यस मैम नाम. तो ये महंगाई भत्ता होता है. जैसे पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉइज होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या यस मैम. गवर्नमेंट सेक्टर के अंडरटेकिंग में काम करते हैं, उनको DA मिलता है, वो DA के लिए एंटाइटल्ड होते हैं. तो ये बेसिक प्लस DA उनको प्राइवेट मिलता है. सेक्टर में नहीं मिलता मैम. नहीं, प्राइवेट सेक्टर पीपल आर नॉट फोर्स्ड टू गेट DA. तो उनका मैम DA का फुल फॉर्म? डियरनेस अलाउंस अभी बताएंगे हम आपको कि उसको क्या कहते हैं. राइट आउट DA, बेस पे प्लस DA. डियरनेस अलाउंस जो होता है इसको ये होता है महंगाई भत्ता. ये गवर्नमेंट आपके पे को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन. मतलब सोसाइटी में, इकोनॉमी में जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ताकि आप उस महंगाई से कोप अप कर सकें. ठीक है. DA is a compulsion for government sector, pure government sector undertakings and pensioners. अभी जुलाई में अब तो बंद हो गया ना मैम. नहीं, बंद हो गया. नो, पेंशन तो नहीं मिलता मैम. pensioners, I said pensioners. No, they get pension. जो लोग वो स्कीम है इस ईयर के पहले, इस ईयर के बाद, बहुत सारा चीज है उसमें. रिटायर होने के बाद let's- जो एक ही बार मिल जाता है. एक ही बार नहीं मिलता है, वो मंथली मिलता है. जो रिटायर होने के बाद एक ही बार मिलता है उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहते हैं. तो जैसे ग्रेजुटी मिलता है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ये सब है. आप धीरे धीरे समझिए, सैलरी का अभी एक्सपोजर नहीं है इसलिए यू डोंट हरी अप, यू अंडरस्टैंड इट ग्रेजुअली. एक एक कंपोनेंट उठाइए और एक एक कंपोनेंट को धीरे धीरे पढ़िए. ठीक है. Okay, ma'am. सो
बेस पे आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करें तो वहाँ सीटीसी होता है। सीटीसी का लगभग 40% से 50% जो होता है वो बेस सैलरी होता है, बेसिक सैलरी होता है। जितने बाकी अलाउंस दिए जाते हैं वो इसी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो बेसिक बेस पे में डियरनेस अलाउंस भी आता है, पीए, जिसको कहते हैं महंगाई भत्ता। ये क्यों दिया जाता है? दिस इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये सब का हम डेफिनेशन लिखवा देंगे, सो डोंट वरी। दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। मार्केट में जो महंगाई है उससे आपकी सैलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट डीए देती है। ठीक है। मैम पूछना था कि जैसे मैम जो प्राइवेट जो सैलरी मिलती है उसी में इंक्लूडेड रहती है या अलग से मिलती है मैम? क्या सैलरी में डीए वगैरह अलग से मिलती है या इंक्लूडेड रहती है? इंक्लूडेड? आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन बेस पे ना। आप अभी Yes, क्या ma'am. लिखे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। तो कंपोनेंट्स Yes, में तो वो सब आता है, तो उसमें बेसिक और डीए दोनों आता है जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तब। ओके। तो उसमें बेसिक और डीएनएस अलाउंस जोड़ के आता है। तो डीएनएस अलाउंस का क्या मतलब होता है ये समझो। इट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई कोप अप करने का तरीका रूरल सेक्टर के लिए अलग है, अर्बन सेक्टर के लिए अलग है, सेमी अर्बन के लिए अलग है, होगा ना? हाँ। तो इसीलिए डीए अलग अलग दिया जाता है और ये साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है, जुलाई में और जनवरी में। अभी जुलाई में रिवाइज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का 17% से बढ़ा के 28% किया गया है। ओके। So this was the base pay component of salary structure. Okay. In the next class, we will study what is allowances. आपने जो बोला HRA, which is house rent allowance, वो उसमें आएगा। ठीक है? Okay. चलो, thank you class. Thank you, ma'am.